हम लोग बात कर रहे थे भारत में संघीय मंत्री परिषद और इसकी उभरती हुई भूमिका कैसी है। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है बात करने का वो है मंत्रिमंडल तथा संसद, अर्थात मंत्रिमंडल और संसद के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको कैसे रेखांकित किया जाए, कैसे समझा जाए, इस बिंदु के ऊपर अपन अभी चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल तथा संसद के पारस्परिक संबंध का अध्ययन भी दो रूपों में किया जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक दृष्टि से, दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से। सैद्धांतिक दृष्टिकोण यानी कि थ्योरेटिकल व्यूज से जो पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिलेशंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है। संविधान द्वारा भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है तथा कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायित्व के प्रश्न में संसद का आश्रय लोकसभा से होता है। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के अधीन है, वह उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकेगा जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। संसद के द्वारा मंत्रिमंडल पर निम्नलिखित साधनों से नियंत्रण रखा जा सकता है। प्रश्नोत्तर। अब ये देखिए संसद मंत्रिमंडल के ऊपर किस प्रकार से अपना नियंत्रण स्थापित करती है। सबसे पहला उसमें प्रश्नोत्तर, यह है इंटरपेलेशन। संसद को अधिकार है कि वह अपने अधिवेशनों के दिनों में मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के आधार पर संसद सदस्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों की त्रुटियों से परिचित हो जाते हैं और उनके द्वारा निंदा आलोचना के आधार पर सरकार को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है काम रोको प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी गंभीर घटना घटित होती है तो प्रत्येक संसद सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विचारों पर विचार स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार करें। इसे ही काम रोको प्रस्ताव कहते हैं और यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। विधेयक या नीति की अस्वीकृति। संसद को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति लोकसभा की ओर से होती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। यदि लोकसभा मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक या नीति को अस्वीकृत कर देता है, यानी कि मत विभाजन में सरकार को कम मत मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथा है बजट पर कटौती। मंत्रिमंडल संसद की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल का बजट पर पूर्ण नियंत्रण होता है और लोकसभा द्वारा बजट में कटौती का आशय होता है अविश्वास का प्रस्ताव। प्रशासनिक जांच। पांचवा है प्रशासनिक जांच। संसद मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकती है। यह सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर उसकी रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। छठवां जो साधन है मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का व्यवस्थापिका के पास वो है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। 1996-97 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वे लोकसभा का विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। श्री जैन आयोग की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार से 28 नवंबर 1997 को समर्थन वापस लिए जाने के पश्चात अल्पमत में आई इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली मोर्चा सरकार ने उसी दिन अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को प्रस्तुत कर दिया। मंत्रिमंडल में विश्वास प्रस्ताव जो कि 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में मतदान के लिए रखा गया था के परिणाम स्वरूप श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना और मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र उसी दिन राष्ट्रपति को सौंप दिया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 तथा विरोध में 270 मत आए। एक मत से सरकार लोकसभा में अल्पमत में आ गई। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से संसद मंत्रिमंडल के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है
यदि संसद मंत्रिमंडल के कार्य करने के ढंग से असंतुष्ट है तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। ये तो हो गया सैद्धांतिक दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल के ऊपर लोकसभा व राज्यसभा या यूं कहें कि व्यवस्थापिका का नियंत्रण। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है इसमें, वो देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। वैधानिक सत्य सदैव ही राजनीतिक सत्य नहीं हुआ करते और यही बात मंत्रिमंडल तथा संसद के पारस्परिक संबंध के विषय में सत्य है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो मंत्रिमंडल पर संसद के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत ही है। व्यवहार में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती वरन स्वयं मंत्रिमंडल द्वारा नियंत्रित होती है। मंत्रिमंडल के द्वारा संसद पर अग्रलिखित साधनों के द्वारा पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सकता है। जैसे पहला देखिए, इसमें मंत्री संसद के बहुमत दल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं और उनके पीछे संसद का बहुमत रहता है। प्रधानमंत्री संसद में लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री को नीतियों का समर्थन करने के लिए संसद में बहुमत दल सदैव विद्यमान रहता है। दूसरा है, संसद पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन दलीय अनुशासन होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होने के साथ साथ लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री के दल के सदस्य लोकसभा में उसकी नीति का समर्थन करने के अतिरिक्त कुछ कार्य नहीं कर सकते। यदि वे प्रधानमंत्री की नीति की कड़ी आलोचना करें तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य प्रधानमंत्री का लगभग पूर्ण समर्थन करते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में विधेयक तैयार करने, विधेयक प्रस्तावित करने और उन्हें पारित करवाने में मंत्रिमंडल के द्वारा प्रभावशाली रूप से कार्य किया जाता है। अधिक महत्वपूर्ण विषय तो विधेयक तो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य ही प्रस्तावित करते हैं और वर्तमान समय में यदि यह कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य संसद की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो अनुचित न होगा। वित्तीय क्षेत्र में व्यवहार के अंतर्गत वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है उसी रूप में संसद के द्वारा बजट स्वीकृत कर लिया जाता है। संसद खर्च में वृद्धि तो नहीं कर सकती और बजट में कटौती का मतलब होता है सरकार का पतन, जो संसद सामान्यतः चाहती नहीं। अतः संसद के सम्मुख बजट को पूरे तौर पर स्वीकार करने लेने के अलावा और कोई मार्ग नहीं होता। संसद पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतरिम महत्वपूर्ण साधन प्रधानमंत्री के हाथ में लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। सामान्यतः लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व अपना पद नहीं छोड़ना चाहते और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का समर्थन करने को बाध्य होते हैं। वास्तव में मंत्रिमंडल तथा संसद का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की संसद विशेषतया लोकसभा में स्थिति कैसी है। एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल मिले जुले मंत्रिमंडल की अपेक्षा संसद के साथ संबंध में अधिक शक्ति का परिचय देता है। भारत में सामान्यतया एक राजनीतिक दल के मंत्रिमंडल ही गठित हुए हैं। अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय से 1971 में नवीन लोकसभा का गठन और जुलाई 1979 से दिसंबर 1979 चरण सिंह मंत्रिमंडल और दिसंबर 1989 से 94 पीपी सिंह, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, 1998 एच डी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल मंत्रिमंडल को सदैव ही लोकसभा में ठोस बहुमत प्राप्त रहा। अक्टूबर 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 543 में से 305 सीटें प्राप्त हुई और गठबंधन के नेता वाजपेयी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में 70 सदस्यीय मंत्रिपरिषद गठित की गई, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक विशाल मंत्रिपरिषद कही जाती है। 22 मई 2004 को केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नई संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार बनी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में प्रधानमंत्री सहित कांग्रेस के 43, राजद के 8, द्रमुक के 7, राकपा के 3, पीएमके व टीआरएस के 2, लोजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा आईसीयू में एक मंत्री को मंत्री बनाए गए।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई मंत्रिमंडल एक्चुअली संसद मंत्रिमंडल पे नियंत्रण नहीं रखती, वरन मंत्रिमंडल संसद पे नियंत्रण रखता है। अब ये डिपेंड करता है बहुमत प्राप्त दल पे कि उसका बहुमत स्ट्रॉन्ग बहुमत है तो वही रखेगा, अगर बहुमत कम है तो फिर खींचतान चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।